हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में जो हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। 25 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, काफ़ी पहले वीडियो अपलोड की गई थी ये वाली। आज हम पार्ट 2 कर लेते हैं। सॉरी फॉर द डिले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस मतलब प्रोक्सेमिक्स की बात कर रहे हैं। जो प्रोक्सेमिक्स जो होता है जब भी हम मेजर करते हैं उसके लिए जो मेथड यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है वो है स्टॉप डिस्टेंस मेथड। क्यों? क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, आप एक इंसान के पास तब तक जाएंगे जब तक उसको अनकंफर्टेबल ना फील होने लगे। ठीक है, तब तक एक इंसान जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरे को अप्रोच करता रहता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप डिस्टेंस मेथड। इसको हम प्रोक्सेमिक्स या पर्सनल स्पेस की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। द जनरल अग्रेशन मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय GAM। जनरल अग्रेशन मॉडल किसने दिया था? इजी क्वेश्चन। दिस वॉज गिवन बाय एंडरसन एंड बुशमैन इन 2002। ठीक है, जनरल अग्रेशन मॉडल वॉज गिवन बाय एंडरसन एंड बुशमैन, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉलर ने तो कुछ और ही दिया था यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज जितना हमने पढ़ा है, लेट्स जस्ट गेट द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन अबाउट क्राउडिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इंटेंसिटी थ्योरी ऑफ जोनाथन फ्रीडमैन। जो डेंसिटी इंटेंसिटी थ्योरी है वो ये कहती है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी, मतलब डेंसिटी कैसे एक्ट करती है, एज एन एम्पलीफायर। जो भी सिचुएशन होगी उसको वो एम्पलीफाई कर देती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डेंसिटी मैग्नीफाइज वट एवर इज गोइंग ऑन। ये तो ठीक है ना कि हाँ, जब भी अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जैसे भी विचार, जैसे भी इमोशंस आपके दिमाग में हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को मैग्नीफाई कर देगी। डेंसिटी मेक्स नेगेटिव सिचुएशन वर्स, ये भी ठीक है। आप सपोज एक बस में हैं, वो बस जो है वो बहुत क्राउडेड है। ठीक है, अब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और वो बस में और क्राउडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब डेंसिटी और बढ़ती जा रही है, तो सिचुएशन को और बुरा ही करेगी, वो वर्स करेगी, ये भी ठीक है। डेंसिटी मेक्स पॉजिटिव सिचुएशन मोर पॉजिटिव, ये ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप एक कॉन्सर्ट में गए हुए हैं, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं, तो सिचुएशन और अच्छी हो भी सकती है और हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो दिस इज डाउटफुल। एंड डेंसिटी मैग्नीफाइज प्लेजेंट, हाँ प्लेजेंट सिचुएशन को और मैग्नीफाई कर देती है और अनप्लेजेंट रिएक्शंस को भी जो क्या होगा, मैग्नीफाई ही करेगी। डेंसिटी मैग्नीफाइज प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट रिएक्शंस, ये भी ठीक ही है। अब जो आंसर की है उसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नॉट, विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बट दिस दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स विच इज गिवन इन द थ्योरी। सो इस क्वेश्चन को आई वुड बी स्किपिंग, आई हैव स्टिल एक्सप्लेन्ड यू। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे होना 3 चाहिए पर वो भी पूरे तरीके से सही नहीं बैठेगा। 4 तो होना ही नहीं चाहिए पर एक आंसर के अकॉर्डिंग वो सही है। सो या लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ क्राउडिंग। इसी से प्रोक्सेमिक्स से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है सिचुएशनल एंटीसीडेंट। तो सिचुएशन तो है ही ना, क्या सोशल फैक्टर्स हैं, स्पेसिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। स्पेस डिज़ाइन क्या है, ऑल दीज वुड बी अंडर सिचुएशनल एंटीसीडेंट, तो ये होगा। बिहेवियरल रिस्पॉन्स मतलब आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है, और विथड्रॉल कितना है, कितना टॉलरेंस है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल रेशियो यहाँ नहीं आएगा। फिजिकल रेशियो जो होता है वो डेंसिटी में आता है, एंड डेंसिटी एंड क्राउडिंग दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल रेशियो है वो करेक्ट आंसर होना हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्राउडिंग का कंपोनेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पे फिजिकल रेशियो वुड बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन फॉर इट्स अग्रेसिव कॉम्पिटिटिव इरिटेबल नेचर। ये तो ईजी क्वेश्चन है ना, दिस इज इजी क्वेश्चन। टाइप ए पर्सनालिटी ही हो जाएगा। टाइप ए पर्सनालिटी ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ईजिली इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव टेंडेंसी होती है। रेजिलियंट पर्सनालिटी होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो कोपिंग अच्छी होती है, रेजिलियंस होता है विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी नहीं होगी इनमें, क्योंकि अग्रेशन हो सकता है पर ये हमेशा ही इरिटेबल नहीं होते हैं। सो मतलब ये जो फीचर्स है ना, ये ज़्यादातर टाइप ए के साथ बैठ रहे हैं। कुछ कुछ इसके कंपोनेंट्स जो हैं, कुछ कुछ ट्रेट्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में भी आते हैं, पर यहाँ वो करेक्ट नहीं होगा। बिग 5 पर्सनालिटी ऐसी कुछ है नहीं उसमें जिसमें बिग 5 फैक्टर्स पूरे हों।
तो यहाँ पे वो भी नहीं सही बैठेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल हजार्ड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कवरेज। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है जो इन्होंने मीडिया के साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है। साइकोलॉजी एंड मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पेपर विच हैव बीन इंक्लूडेड अभी रिसेंटली 2-3 साल से, तो उसी से क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऐसा कौन सा एटीट्यूड इन्वायरमेंट के हजार्ड्स के टूवर्ड्स है जो मीडिया कवरेज, मतलब हम जो भी चीज़ मीडिया में देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो पहला ऑप्शन है यूरिस्टिक टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड, तो ये तो होता है ना। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक अगर आपने पढ़ा होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले अवेलेबल होती है और किस बेसिस पे अवेलेबल होगी, जो भी चीज़ हमने देखी है सुनी है उस पे ही, तो ये तो ठीक है। देन डिग्री ऑफ मेमोरेबिलिटी एंड इमेजिनेबिलिटी, ठीक है, जितने इजीली हमको इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है और कितने इजीली आएगी, जितने बार वो रिपीट होगी। बहुत बार मीडिया में सेम चीज़, मीडिया का मतलब न्यूज़ चैनल से है, जो भी आप सोशल मीडिया देखते हैं उससे है, तो जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, कोई भी सॉन्ग कैसे ट्रेंडिंग हो जाता है, आप एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, आपके दिमाग में बस जाती है वो चीज़, बैठ जाती है ना? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मेमोरेबिलिटी भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू द एक्चुअल साइट, ये तो नहीं है ना। जो मीडिया है वो क्या कर सकता है, वो आपका साइकोलॉजिकल क्लोजनेस तक ही बता सकता है, वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं पहुंचा सकता है। इतना भी इमेजिनेशन नहीं हो जाएगा कि आप उसी साइट पे पहुंच जाएं, फिर तो वो हालुसिनेशंस होने लगेंगे ना आपको। या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एकदम ही 3D, वो जो 3D ग्लासेस होती है या कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है वो अवेलेबल हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। विजुअल डिपिक्शन ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स, ये भी ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जो भी इवेंट्स होते हैं उसके वो लोग विजुअलाइजेशंस दिखाते हैं। तो मीडिया से तो ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर अभी आप एयरप्लेन की, वो जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है उसका एग्जाम्पल देते, तो उसका जो वीडियो है कितने बार रिपीट किया है मीडिया ने, राइट? तो उसकी वजह से हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं, तो अब बहुत जन प्लेन में बैठने से डरने लगे हैं, राइट? वो यही है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड डी करेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है वो ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ही, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है, तो ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप, which of the following is not a type of negative environmental factor related to helping behavior। प्रो सोशल बिहेवियर होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइप नहीं है नेगेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, मतलब सारे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो हेल्पिंग बिहेवियर को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो पीपल विद सेल्फलेस मोटिवेशन, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है ना, ये तो पर्सनल फैक्टर है, और ये तो प्रो सोशल बिहेवियर को बढ़ाता ही है, और नॉट अ फैक्टर पूछा है तो यही सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पीपल लिविंग इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज, तो ये लोग प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो कम ही शो करेंगे, सही है ये चीज़। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप गए होंगे कभी कहीं ट्रिप पर और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है वहाँ पे, तो क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि लोगों की हेल्प करने की टेंडेंसी जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वो अपनी जान ज़्यादा बचाना चाहेंगे, है ना? या तो फिर ऐसे हो जाता है उनके लिए रोज़ का हो जाता है और वो काफ़ी यूज्ड हो जाते हैं सिचुएशन के, तो ये तो ठीक है। पीपल हु हैव हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, फाइनेंसिस की कमी हो जाती है उसके लिए, अब फाइनेंसिस की कमी होगी तो लोग ऑब्वियसली कम ही हेल्प करेंगे, बोलेंगे हम ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हम ही इनको कुछ करेंगे तो हमारे ही खर्चे और बढ़ेंगे। पीपल फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जो अनएम्प्लॉयड है तो वो भी कैसे ही हेल्प करेंगे, उनके पास तो है ही नहीं मतलब रिसोर्सेज हेल्प करने के लिए बहुत बार। तो यहाँ पे द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। पीपल विथ सेल्फलेस मोटिवेशन, ये नहीं है एक नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर, बाकी सारे हैं। देन मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, हमको मैच करना है। सबसे पहले कह रहे हैं लर्निंग रिलेटेड एटीट्यूड, तो लर्निंग रिलेटेड एटीट्यूड क्या होगा, मतलब हमारी डिज़ायर टू लर्न, चीज़ों को लर्न करने की जो डिज़ायर है, दैट इज़ ओनली लर्निंग रिलेटेड एटीट्यूड, राइट? सो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपके करिकुलम पे बेस्ड होगा, आपके क्या कॉन्टेक्स्ट है वो सब करिकुलम पे बेस्ड होगा टीचिंग के टाइम पे, तो ये भी ठीक है। फिर लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कितना आप अपने टास्क जो है टाइम पे कर रहे हो, दैट इज़ ओनली लर्निंग बिहेवियर, राइट? तभी तो आपका बिहेवियर समझ में आएगा, आपके काम से, आपके एक्शन से, राइट? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक में आपकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ आ जाएंगी, आपके वर्क एक्सपीरियंस आ जाएंगे, आपके बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
3, 4, 2, 1 would be the correct answer. 3, 4, 2, 1. Option 2 would be the correct answer. Who made an important distinction between crowding and density? बहुत सारे environmental psychology से questions हैं. यहाँ पूछ रहे हैं किसने crowding और density के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन बताया था. क्राउडिंग क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव वाला एक्सपीरियंस हो जाता है जो बहुत भीड़ में होता है. डेंसिटी हमारी पर्सनल स्पेस ज़्यादा होगी, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर फिजिकल एट्रीब्यूट काइंड ऑफ. ठीक है. एंड इट प्लेड अ की रोल इन द सोशल इकोलॉजिकल अप्रोच टू एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. तो ये थे डेनियल स्टॉकहोल्स. ठीक है. इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया था, क्लियरली डिस्टिंक्शन बताया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है JBP सिन्हा 1990 में नोटेड सॉफ्ट वर्क कल्चर in which familiar and in-group consideration displays the concerns for organizational effectiveness. The leadership approach propounded by him was. ये कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है. जो सिन्हा जी थे इन्होंने सॉफ्ट वर्क कल्चर की बात की थी. पहले क्या होता था, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या इवन इंडिया में, जब क्या होता था बहुत ज़्यादा ही वो लोग स्ट्रिक्टली सर्वेंट रूल टाइप का लीडरशिप प्रैक्टिस करते थे. मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर टाइमिंग इतनी है तो इतनी ही है. तो इन्होंने उस टाइम पे सिन्हा जी आए, इन्होंने सॉफ्ट वर्क कल्चर की बात की. इन्होंने बोला कि हम लोग बहुत बार हमारे जो भी वर्किंग है, जो भी टास्क होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो बहुत बार फ़ेमिलियर और इन ग्रुप कंसिडरेशंस करते हैं. वो एक तरीके से उनको नर्चर करते हैं जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में, क्योंकि वो आपसे छोटे होते हैं, आप सीनियर लेवल पे होते हो, जूनियर लेवल पे होते हो, तो आप उनको नर्चर करते हो, आप उनको बताते हो आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना. बहुत रिजिड रूल्स नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं. तो इसको इन्होंने कौन-सी लीडरशिप अप्रोच बताई थी? नर्चर इन टास्क मास्टर लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, कि नर्चर कर रहे हैं आप यहाँ पे लोगों को. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर हाई डेंसिटी एट होम. अगर घर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है तो क्या सही है? हाई डेंसिटी होम्स हैव मोर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ये तो ठीक है ना. अगर पर्सनल स्पेस ही नहीं है घर में, एक ही रूम है और रहने वाले 15 लोग हैं, तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो वो बढ़ाएगी ही. ना नींद अच्छे से होगी, ना शांति मिलेगी, पीस कभी नहीं मिलेगी. सो दिस इज़ ट्रू. देन क्राउडिंग एट होम एंड एट पब्लिक एनवायरमेंटल हैज़ सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेज. ऐसा नहीं है. अगर क्राउडिंग बाहर है, अगर आप किसी उसमें जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, या किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वही भीड़ अगर आपके घर में है, बेडरूम के अंदर है, तो प्रॉब्लमैटिक है वो. तो सेम कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे. इट इज़ एसोसिएटेड विथ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. ये ठीक है, आपके इंडिविजुअल ट्रेट पे डिपेंड करता है ये. वो आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं. जैसे कुछ जन है दे वुड बी ओके विद इट, विथ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, पर कुछ जन है दे वोंट बी कंफर्टेबल विथ. तो वो आपके पर्सनल, आपके इंडिविजुअल जो भी ट्रेट्स है उस पे डिपेंड करता है. तो ये चीज़ ठीक है. हाई डेंसिटी इज़ नॉट लिंक्ड विद स्कूल परफॉर्मेंसेस. ऐसा नहीं है, इट इज़ लिंक्ड विद स्कूल परफॉर्मेंस. अगर बच्चे को होमवर्क करने के लिए भी पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ाई करने के लिए नहीं मिल रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो स्कूल परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होगा ही. सो ये भी गलत हो गया. हमारा ऑप्शन ए एंड सी सही हो जाएंगे, विच इज़ ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. Then select the correct statement with reference to role of educational psychology in recent times. Educational psychology के बारे में question है recent times में. हमको किस चीज़ पे काम करना है? Understanding the relationship between teacher and student, ये ठीक है. Study of cognitive development and learning styles भी ठीक है. Work to improve educational policies and practice, this is also correct. फोकस अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड असेसमेंट, ठीक है. अब क्या है, देखिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है. तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स. तो जो टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप है उनकी तो ऑलरेडी बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, तो ठीक है ये. पर यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा. स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग स्टाइल्स, इसकी भी बहुत सारी थियोरीज है, बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं. सो दिस इज ऑल्सो ओके, but not appropriate here. Work to improve educational policies and practice, हाँ, this would be the most appropriate. कि हमको क्या काम करना है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसे अपनी अच्छी उन पे बदलाव लेके आएँ, कैसे प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें. ठीक है. बाकी इन सब पे ऑलरेडी काम हो चुके हैं. अभी रिसेंट टाइम पे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है जितना ऑप्शन 3 जो दिया है उस पे है. तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा. देन क्वेश्चन है विच प्रैक्टिकल स्किल्स
आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल कॉम्पिटेंस। इन्वायरमेंटल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा किसी इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर पा रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्काउटिंग। स्काउटिंग जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि हम किसी भी जगह पे जाके उसको कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, दैट इज स्काउटिंग, एंड विच इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल कॉम्पिटेंस। देन मैचिंग भी सही होगा, क्यों? क्योंकि हमको वो करेक्ट चीज़ चूज़ करना, वो करेक्ट इन्वायरमेंट चूज़ करना जो हमारी नीड्स को, हमारे गोल्स को फुलफिल कर पाए, दैट इज़ मैचिंग। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स, ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज हो ना हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। इट्स मोर अबाउट योर प्रैक्टिकल स्किल्स कि आप कितने अच्छे से उसको मैच कर पा रहे हो, स्काउट कर पा रहे हो, ठीक है। एंड फिर है क्रिएटिव कस्टोडियनशिप। इसका मतलब होता है कितना आपका केयरिंग एटीट्यूड है, राइट, कि किसी भी एनवायरनमेंट को आप कितना इम्प्रूव करना चाह रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉम्पिटेंस। तो ए, बी एंड डी हमारे सही आंसर होंगे। अगर ऑप्शन में सी दिया होता तो सी भी ठीक हो जाता, पर सबसे ज़्यादा एप्ट जो है वो ए, बी एंड डी होंगे, तो ऑप्शन वन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The next question is which of the statement is most correct with the reference to major goal of educational psychology? क्या है major goal educational psychology का? To make careful observation and create opportunities to learn. This is goal, but not major. To understand what happens when someone teaches something to someone in some setting. हाँ, ये सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड वगैरह का यूज़ करना साइकोलॉजी में, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर गोल्स, कि हम कुछ नया टेक्निक निकाल के लेके आए, ठीक है। तो ऑप्शन टू ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स करेक्ट स्कूल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन ऑफ मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड। जब मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए तो करेक्ट क्या है? स्कूल पॉलिसी ऑफ डिस्करेजिंग एडमिशंस, तो ये तो गलत है ना, डिस्करेज थोड़ी करना है, हमको एनकरेज करना है। स्कूल पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एथनिक डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, ये सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं? ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो एथनिक डिफरेंसेस हैं चिल्ड्रन में उनको। सोल पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग कल्चरली होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप क्यों बनाएंगे? अगर हम होमोजीनियस ग्रुप बना देंगे वहीं पे स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, देन प्रेजुडिस फॉर्म हो जाएगी, तो दिस इज इनकरेक्ट। देन स्कूल पॉलिसी टू होल्ड डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड। ऐसा थोड़ी है कि एक कल्चर से बच्चे आएंगे तो उनकी मार्किंग 100 में से हो और दूसरे कल्चर से आए तो 150 में से हो, दैट इज वुड बी इनकरेक्ट, राइट, हाईली इनअप्रोप्रिएट, तो ये भी गलत है। ऑप्शन टू ही हमारा सही आंसर है। Then, in order to execute differentiated instructions, which of the following is not a right and feasible option? अगर हमको differentiated instructions को execute करना है तो कौन सा सही option नहीं है? Recognizing individual variations of students, तो ठीक है, होना भी चाहिए। Emphasizing and designing assignments to meet students' needs and abilities, this is also correct. To generate different lesson plans to meet needs of every student of the class, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, हम हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग लेसन थोड़ी प्लान कर सकते हैं, वो तो हमको कॉमन करना है, हम उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पढ़ाते टाइम, पर सबके लिए अलग अलग लेसन प्लान करना दैट वुड बी इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। तो नॉट अ राइट पूछा था ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। टू डिस्कवर जोन्स इन विच स्टूडेंट्स कैन बी क्लस्टर्ड एंड मैनेजेबल ग्रुप्स, हाँ, आप कर सकते हैं। जिन बच्चों के बहुत लो स्कोर्स आ रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, कुछ अच्छा सा ग्रुप का नाम देके, ऐसे नहीं कि बच्चों को पहले ही डिमोरलाइज कर दिया, और उसके बाद उनका इंस्ट्रक्शंस जो है वो थोड़े डिफरेंट होंगे उनसे जो लोग बहुत ज़्यादा हाई नंबर लेके आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ओके एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन थ्री काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बायलिंगुअलिज्म इन चिल्ड्रन? बायलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक बच्चा दो से ज़्यादा भाषाएं बोल लेता है, मतलब दो भाषाएं एटलीस्ट बोल लेता है, तो कह रहे हैं नॉट ट्रू। तो बायलिंगुइज्म शोज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, ये तो रिसर्च चीज़ है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज बच्चा बोल पाता है उतनी ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, दिस इज करेक्ट। बायलिंगुइज्म डिलेज द रेट एंड एज ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चा दो भाषाएं बोल रहा है इसलिए लेट बोलना, मतलब लेट सीखे, ये चीज़ तो गलत है ना। नॉट ट्रू में यही सही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं।
इट शोज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी ठीक है। दे आर बेटर एट नोटिसिंग एरर्स ऑफ ग्रामर एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया है, कितनी डिसेबिलिटी कवर करता है? वो 21 डिसेबिलिटीज कवर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट कवर्स 21 डिफरेंट डिसेबिलिटीज। Then next question is applied behavior analysis is based on। applied behavior analysis जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम करता है। मतलब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स है जैसे कि रीएनफोर्समेंट, मतलब रिवॉर्डिंग, पनिशमेंट, ये सब ये इस पे काम करता है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूअर मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस यूज्ड इन MET प्रोजेक्ट। MET क्या होता है? मेजर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। फुल फॉर्म इज measures of effective teaching, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूअर मेजर, मतलब कौन सा पुराना है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं। तो जो कंटेंट नॉलेज फॉर टीचिंग टेस्ट है ये नया है, दिस इज करेक्ट। क्लासरूम असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम इज ऑल्सो न्यू। टीचिंग एप्टीट्यूड स्केल, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, दिस इज द ओल्ड ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक मेथड। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्राइपॉड सर्वे, परसेप्शन सर्वे, ये वो है जिसमें बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं। ये भी पहले नहीं लिया जाता था, ये अभी अभी बहुत इंक्लूड कर लिया है सबने अपने करिकुलम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। REBT का मेन पर्पस पूछ रहे हैं हमसे। REBT किसने दिया है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। दिस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं कि किसने दिया है। पहला है टू सब्स्टिट्यूट अ रैशनल बिलीफ फॉर एन इरेशनल बिलीफ, यही गोल है ना। REBT का तो यही गोल है कि जो रैशनल बिलीफ मतलब इरेशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ से हम क्या कर दें? चेंज कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। टू हेल्प क्लाइंट्स मॉडिफाई डिस्ट्रेस रिड्यूसिंग थॉट्स, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स, तो यहाँ पे ज़्यादा सही बैठेगा। टू पे अटेंशन टू नेगेटिव इंसिडेंट्स ऑफ यूज, नहीं। टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स अमंग क्लाइंट्स विद डिप्रेशन, हाँ हो सकता है, पर ये सिर्फ REBT स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही होगा। देन बिलो द सरफेस कल्चरल डिफरेंसेस when compared to an iceberg include which of the following features, ठीक है। आपसे कह रहे हैं जैसे आइसबर्ग होती है ना कि 10% चीज़ें विजिबल होती हैं, 90% चीज़ें जो होती है वो हिडन होती है। तो अगर हम बिलो द सरफेस कल्चरल डिफरेंसेस, जो कल्चरल डिफरेंसेस उसको कंपेयर करें तो क्या क्या इंक्लूड करेगा? किसमें? बिलो द सरफेस में, मतलब ये 90% में। मिथ्स एंड म्यूजिक, ऐसा है क्या? नहीं, हमको तो बाहर ही दिख जाता है ना, कल्चर तो बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये हमारा म्यूजिक मतलब कल्चर का म्यूजिक है, ये हमारे यहाँ की स्टोरीज है, मिथ्स है। तो दिस वुड बी इनकरेक्ट। हाँ, नेचर ऑफ फ्रेंडशिप, हाँ नेचर ऑफ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किस कल्चर से है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, इंडिविजुअलिस्टिक है, विच इज़ मोस्टली हिडन। ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर में बाहर से नहीं दिख जाता है, ठीक है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा जानते हैं उसके बाद ही पता चलता है, तो ये हिडन में ही आएगा। सेंस ऑफ टाइम एंड जस्टिस, दिस इज ऑल्सो वेरी हिडन, इट इज़ नॉट रियली ऐसे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। हम बहुत शोर नहीं मचाते हैं कि हमारे कल्चर में ये जस्टिस, इस चीज़ को हम ऐसा कह रहे हैं, किसी और चीज़ को कुछ और कह रहे हैं। सेंस ऑफ टाइम भी वैसे हो जाएगा। आपका परसेप्शन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस भी जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हिडन ही हो जाएगा, बिलो द सर्फेस हो जाएगा। वाई? क्योंकि सबके कल्चर में जो पर्सनल स्पेस है वो अलग होती है। इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पर्सनल स्पेस का मतलब कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा, दूसरे दूसरे कंट्रीज में अलग अलग कल्चर्स में वो अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन B, C एंड D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है टू हेल्प क्लाइंट्स ब्रेक आउट ऑफ बीइंग स्टक इन अ सेल्फ टॉर्चर गेम इज द गोल ऑफ विच टेक्निक ऑफ जेस्टाल्ट अप्रोच। जेस्टाल्ट अप्रोच में ना एम्प्टी चेयर टेक्निक होती है एक। एम्प्टी चेयर टेक्निक में क्या करते हैं, जो भी आपके इंटरनल थॉट्स होते हैं उसको आप एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, दे आर एक्सटर्नलाइज्ड। अब वो कैसे एक्सटर्नलाइज्ड होते हैं कि आप एक एम्प्टी चेयर में बैठते हो और उसमें बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ टॉर्चर के गेम होता है, आप अपने आप को परेशान करते रहते हो, यहाँ पे जब आपके इंटरनल थॉट्स एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं तब आपको लगता है कितनी ज़्यादा छोटी सी बात है जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जिस्टाल्ट अप्रोच का वो ही एम्प्टी चेयर टेक्निक जो है यहाँ पे बेस्ट अप्रोच होगी। Then Rights of Persons with Disability Act 2016 include which of the following aspect? Safeguard the rights and entitlement, ये ठीक है।
स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर फॉर डिसेबिलिटीज ये है, बट इस एक्ट में उतना नहीं सही बैठेगा। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी ठीक है। स्पेशल फीचर रिगार्डिंग एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए, सी एंड डी हमारे सही हो जाएंगे, विच इज ऑप्शन 3। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, आई नो अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे हैं बिकॉज बैक टू बैक सेशंस होते हैं, मेरी क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी आई एम हैविंग लीव ऑफ 2-3 days, तो आई वुड ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोज़ जो हो जाएंगे एटलीस्ट छोटे छोटे 17 to 18 मिनट्स के हो जाएंगे, तो 25 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ठीक है, ये वाला। अगर नेट की प्रिपरेशन करो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन पेपर। अगर सेट की तैयारी करो तो भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लेवल है इसका। डिफिकल्ट लेवल ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं इस पेपर में तो यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले, एजुकेशनल साइकोलॉजी से पूछ लिए, नहीं नेट सेट में इतने नहीं पूछते हैं इनसे यूजुअली वो। उनके लिए अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो सेट एग्जाम के पेपर्स अलग से अपलोडेड हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो प्रिपेयर करें। अगर किसी भी स्टेट के पीएससी की प्रिपरेशन करें तो दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इसके अलावा जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसका पेपर भी कर ले, उसका पूरा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। Okay, last question for this session is a reality based attachment between analyst and a client. क्या बोलते हैं इसको, एनालिस्ट एंड क्लाइंट के बीच में जो भी अटैचमेंट फ्रेम होती है एक काउंसलिंग के दौरान, एक थेरेपी के दौरान, उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक अलायंस। जब म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग वुड बी गिवन हियर, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज थेराप्यूटिक अलायंस। ओके, so that's it for this video. Part 3 में we'll do the rest. I'll try to do at least 50 question in part 3. अभी इतने ही कंप्लीट करके रहते हैं, इसके बाद आई वुड अपलोड द क्वेश्चन पेपर ऑफ गुजरात वाला जो पीएससी का पेपर था, जो जो पार्ट 1 ही अपलोड किया था, पार्ट 2 नहीं अपलोड किया था। आई विल ट्राई टू अपलोड पार्ट 2, and if you haven't really subscribed to the channel, do subscribe it and do like the video. It keeps on मोटिवेटिंग मी टू अपलोड मोर वीडियोस। अब कमेंट आते हैं तो ध्यान आता है कि ओके चैनल भी है तो अपलोड करना है। ओके ओके, टिल देन टेक केयर।